हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत। आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इन्फेक्टियस डिसीज ऑफ द वर्ल्ड। ट्यूबरकुलोसिस के स्ट्रेसेस हमें हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में भी मिलते हैं। फर्स्टली, ट्यूबरकुलोसिस इज द बैक्टीरियल डिसीज। वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। दिस इज द बैसिलाई हैविंग द रॉड शेप। जब इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है तो उसके ड्रॉपलेट ईयर में जमा हो जाते हैं और अगर कोई हेल्दी पर्सन उसे इनहेल करता है तो उसके थ्रू उसके बॉडी में वो बैक्टीरिया एंटर करते हैं। ऐसे ही ट्यूबरकुलोसिस की लागन होती है। जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होते हैं, उस हेल्दी इंसान की फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है। वो क्या होती है? दैट इज द माइक्रोफेज। जैसे ही बैक्टीरिया लंग्स के अंदर आ जाते हैं तो माइक्रोफेज वहाँ पर अटैक कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया और माइक्रोफेज में वहाँ पर फाइटिंग हो जाती है। फाइटिंग होने के बाद माइक्रोफेज उस बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं। इंगल्फ करते ही बॉडी के अदर इम्यून सेल जो होते हैं वो भी वहाँ पर गैदर होते हैं। सो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। उसके अंदर माइक्रोफेज होते हैं जिन्होंने कि बैसिलाई को इंगल्फ किया होता है और आजू बाजू में बॉडी के पूरे इम्यूनिटी सेल जमा हो जाते हैं। सो इट्स लुकिंग लाइक द ग्रैन्युलोमा एंड द ग्रैन्युलोमा इज द की फीचर फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। ओवर द पीरियड जैसे ही वहाँ पर बॉडी इम्यूनिटी एक्ट हो जाती है तो अंदर के जो मैक्रोफेज होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और उसके अंदर की जो बैसिलाई होती है वो डॉर्मेंट स्टेज में चली जाती है। हेल्दी इंसान में ये स्टेज, ये ट्यूबरकुलोसिस यहीं पर ही स्टॉप हो जाता है या अरेस्टेड हो जाता है। ओवर द पीरियड ये जो लीजन होता है, ये लीजन कैल्सिफाइड हो जाता है। ये कैल्सिफाइड लीजन हमें एक्सरे पर कुछ ऐसा अपीयरेंस देता है। जो कैविटी होती है उसे मेडिकल टर्म में बुलास बोलते हैं। दिस इज द की फीचर फॉर द एक्सरे ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। हेल्दी इंसान में ये ट्यूबरकुलोसिस पूरे लाइफ तक भी रहा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब उस पर्सन की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज किन कारणों से होती है? पहला, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग, फॉर एग्जाम्पल स्टीरॉइड। सेकेंडली HIV। थर्ड, माल न्यूट्रिशन। और फोर्थ, कुछ सम इन्वायरमेंट फैक्टर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर उस पर्सन की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो वो बैक्टीरिया अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करते ही उनका रिप्लिकेशन चालू होता है और रिप्लिकेशन होने के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इसे हम डिसिमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस या मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं? तो अपने लिम्फेटिक सिस्टम में जब वो एंटर होते हैं तो पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम फैली हुई होती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। सेकेंडली, वो ब्लड स्ट्रीम से भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। एप्लीकेशन हो जाता है, वो डॉर्मेंट से वो एक्टिव बन जाते हैं, तो वो हमारे लंग्स टिश्यू को इरिटेट करना चालू कर देते हैं। उनसे एक एक्सोटॉक्सिन क्रिएट होता है। वो एक्सोटॉक्सिन की वजह से लंग्स टिश्यू डैमेज होना चालू करते हैं। वहाँ पर इरिटेशन पैदा होता है। उस इरिटेशन की वजह से ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट कंटिन्यूसली कफिंग करता रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसके कफ में खून भी आता है। सेकेंडली, जब वो बैक्टीरिया बोन मैरो में जाते हैं तो उस पेशेंट की पूरी बॉडी एकिंग करती है। थर्डली, बैक्टीरिया की वजह से हार्मोनल सेटबैक भी बनता है। उसकी वजह से पेशेंट का एपेटाइट जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर पेशेंट खाना ही नहीं खाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको नरिशमेंट पूरा नहीं मिलेगा और वो पूरा थिन हो जाता है। तो अगर आपने ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को देखा होगा तो काफ़ी थिन होता है, उसके बॉडी की पूरी मसल्स वेस्टिंग हो जाती है क्योंकि वहाँ पर नरिशमेंट नहीं मिलता, तो नॉर्मल बॉडी टिश्यू का यूज़ कर लेती है बॉडी अपना न्यूट्रिशमेंट पूरा करने के लिए। सो उसमें मसल वेस्टिंग भी होती है। अगर वो बैक्टीरिया हमारे किसी सिस्टम में चले गए, हमारे किसी मेजर ऑर्गन में चले गए, तो वहाँ पर वो पेन चालू कर देते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन द ट्यूबरकुलोसिस। कमिंग टू इट्स मैनेजमेंट। अब इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? पहले ज़माने में ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत टैबू हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में इस पर पूरी तरह से इलाज अवेलेबल है। सो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप में कुछ खांसी रही जो कि 15 दिन से ज़्यादा खांसी हो रही, जो कि आपको नॉर्मल खांसी नहीं लग रही है, तो प्लीज़ आप अपना स्पूटम चेक करवा लीजिए। अगर स्पूटम टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए पॉजिटिव आ गई तो डायरेक्टली आप जाकर सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। वहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के सेपरेट वार्ड हुआ करते हैं। चालू होती है एंटीबायोटिक में रिफैम्पिसिन, आइसोनाइजाइड, इथैम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड। ये 4 टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं। उसके डोसेज होते हैं वो आपको रेगुलरली करने होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट बहुत लेंदी चलती है, वो 8-9 महीने तक चलती थी पहले।
लेकिन आपको ट्रीटमेंट पूरी करनी होती है, क्योंकि अगर आप इन बिटवीन वो ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट बंद करोगे तो उस बैक्टीरिया में ड्रग्स का रेजिस्टेंस आ जाता है, और रेजिस्टेंस टीबी ये पहले वाले टीबी से ज़्यादा डेंजर होता है। सो आपको ट्रीटमेंट पूरी करनी है। नाउडेज इस पर BCG वैक्सीन भी आता है। अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली टीबी के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस पहले के ज़माने में जैसा टैबू हुआ करता था, आज के ज़माने में टैबू नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप पूरा ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कराओगे तो आप कंप्लीटली ट्यूबरकुलोसिस पर रीड करोगे, विन करोगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर अच्छा ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक कर देना, और डिसलाइक क्यों लगा ये कमेंट में बोल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।